हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट फरवरी 2026 को टारगेट करते हुए हमारी सीडीपी क्लासेस कंटिन्यू हैं। एंड कल हमने आपको एक मॉक टेस्ट भी कराया जिसमें आपने अपने लेवल को चेक किया, अपने आप को जांचा परखा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। ऐसे ही हम आपको बीच बीच में मॉक टेस्ट भी करवाते रहेंगे। आज के टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। एंड जो क्वेश्चंस आपके होते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं। पहली बार में अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए, या अगर आप कई बार एग्जाम दे करके परेशान हो गए हो, आपका सीडीपी में 20-15 नंबर रह जाते हैं, 12-15, या आपके पूरे सीटेट में आप नहीं पास कर पा रहे, तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। अगर आप 130 प्लस का स्कोर भी करना चाहते हैं तो ये क्लासेस अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, हमारी पूरी प्लेलिस्ट देखते हैं, तो डेफिनेटली आप 130 प्लस का स्कोर सीटेट में कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है? ज्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने को असामान्य नहीं देखा जाता। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, एवरेज ये है कि लगभग 6 वर्ष की उम्र में बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के दूध के दांत 5 साल में गिर जाते हैं, 1 साल पहले, या किसी बच्चे के दूध के दांत 7 वर्ष में जाकर के गिरते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, कोई असामान्य से इसको नहीं देखा जाता। ये एक सामान्य सी बात है कि उसके थोड़ा पहले गिर गए, इसके थोड़ा बाद में गिर गए। ठीक है, इसके पीछे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो इसके ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है। हालांकि वृद्धि और शारीरिक विकास, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका क्रम सार्वभौमिक है। क्रम सार्वभौमिक मतलब कि सब जगह एक जैसा ही है, चाहे दुनिया के किसी कोने का भी बच्चा हो, क्रम जो है ना वो सार्वभौमिक है। क्रम वही रहेगा। सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट सेम ही रहेगा। क्या होता है सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? बच्चा पहले बालक पहले गर्दन उठाना सीखता है, फिर अपनी बाकी धड़ उठाना सीखता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर खड़े होना, और फिर दौड़ना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। ठीक है, तो ये जो एक सीक्वेंस है ना, ये दुनिया के किसी कोने का बच्चा हो, सब में एक जैसा होता है। इसमें व्यक्तिगत विविधताओं के अनुसार काफी प्रयास होता है। हाँ, ये अलग बात है कि डिफरेंस हो सकता है कि कोई बच्चा आपका 8 महीने में चलने लग गया, कोई 10 महीने में, और कोई 12 महीने में चलना सीख रहा है, कोई 15 महीने में चलना सीख रहा है। ये जो विकास की जो गति है ना, इसमें अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो क्रम है वो तो एक जैसा रहेगा, लेकिन ये जो स्पीड है इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और उसके पीछे का रीजन है उसकी बालक का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उसका हेल्थ कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका खान पान कैसा है। ठीक है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तिगत विविधता के पीछे बच्चे की गति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन क्रम सेम रहेगा। तो क्रम यानी कि अनुसार काफी प्रयास होता है। प्रयास मतलब रेंज, मतलब अंतर होता है। ठीक है, ये भी बात सही है। ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक है भाई। लगभग सभी बच्चों के दूध के दांत पहले आते ही हैं, सिंपल सी बात है, फिर टूटते हैं, फिर पक्के दांत आते हैं। तो ये क्या है? क्रम है ना। तो क्रम एक जैसा, इसलिए इसको सार्वभौमिक कहा गया है। उम्र अलग अलग हो सकती है बच्चे की, किसी के 5 साल में गिर गए, किसी के 7 साल में। ये क्या है? ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि बच्चे के दांत 5 साल में या 7 साल में गिर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? व्यक्तिगत विविधता का अंतर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है? किस सिद्धांत में यह बात हुई है कि विकास की दिशा समान होने पर भी? दिशा समान का मतलब कि 2 दिशाएं बताई गई हैं। पहला कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सिर से पैर की तरफ जाएगा, जिसको हम हेड टू टो कहते हैं। ठीक है, और प्रॉपर इसका नाम है सेफेलोकॉर्डल शीर्षगामी विकास का सिद्धांत, जिसमें बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ आएगा, हेड टू टो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। दूसरा है हमारा समीप दूराभिमुख विकास का सिद्धांत, जिसमें केंद्र से बाहर की तरफ डेवलपमेंट जाता है। किधर जाता है? केंद्र से बाहर की तरफ, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। ये बात दोनों हो गई, लेकिन ये विकास की दिशा की बात हो रही है। इन दोनों में विकास की दिशा की बात हो रही है। तो विकास की दिशा तो सब में समान है, लेकिन बच्चे का जो विकास है वो अपनी गति से होता है। इसके पीछे का रीजन इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है।
तो क्या ये एकरूपता का सिद्धांत कहेगा या व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत कहेगा? देखिए, एकरूपता का सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मतलब इसका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब ये बताता है कि विकास का क्रम एक समान होता है, सीक्वेंस एक जैसा होता है कि बच्चा पहले बैठना सीख रहा है, फिर घुटने के बल लेगना सीख रहा है, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो ये विकास का क्रम समान होता है। लेकिन व्यक्तिगत गति अलग होने का सिद्धांत ये बात नहीं कहता। व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, जो व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत है, ये बताता है कि बच्चे की जो विकास की दिशा है वो समान होती है। समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का जो विकास है वो अपनी गति से होता है। कौन बताता है? व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि सभी बच्चों का विकास एक सामान्य दिशा में, भाई सिर से पैर या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि पास से दूर होता है। लेकिन हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई थोड़ा देर से चलना सीख रहा है ना। किसी के दांत, जैसे इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन बताया गया था कि किसी के दांत 5 साल में गिर जाते हैं, किसी के 7 साल में। तो इस अंतर को ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ओके, इसके पीछे का रीजन बच्चे का एटमॉस्फेयर, उसका खान पान, उसकी हेल्थ, ठीक है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? निम्न में से कौन सी संस्था समाजीकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है? यानी कि द्वितीयक संस्था कौन सी नहीं है भाई? देखिएगा, परिवार क्या ये द्वितीयक संस्था है? नहीं, ये द्वितीयक संस्था नहीं है। परिवार पहली संस्था है। समाजीकरण आपको हमने कई बार बताया, समाजीकरण यानी कि जहां बच्चा सबसे, परिवार ही वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है जहां बालक सबसे पहले सीखना शुरू करता है अपने पेरेंट्स से, है ना, बड़े भाई बहन से, ताऊ ताई चाचा चाची से सीखना शुरू करता है। उसकी जो भी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जो भी वो भाषा सीख रहा है, जो भी नियम सीख रहा है, सभ्यता संस्कृति अपने घर परिवार में ही सबसे पहले सीखता है। उसके बाद फिर वो आस पड़ोस में, समाज में, विद्यालय में जाएगा। तो परिवार ये समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। परिवार के बाद जो भी चीजें आएंगी वो सब सेकेंडरी में आ जाएंगी, वो सब द्वितीयक है। सबसे पहले बच्चे को कौन सिखाता है? परिवार। सबसे पहली और जो मुख्य संस्था मानी जाती है वो है परिवार। ये प्राथमिक संस्था है, द्वितीयक नहीं है। बाकी मीडिया, स्कूल, समकक्षी, यहां तो बच्चा बाद में पहुंचता है ना, ठीक है। परिवार सबसे पहले बच्चे को सिखाता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखिएगा, किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञानात्मक यानी कि सैद्धांतिक चिंतन करने में भी सक्षम हो जाते हैं? आपको पता है जीन पियाजे ने जो है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ओके, अब इसमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जहां बच्चे के अंदर क्या होगा? प्रतिज्ञानात्मक यानी कि सैद्धांतिक चिंतन बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। वो कौन सी अवस्था है? संवेदी चालक अवस्था है जो कि हमारी 0 से 2 वर्ष होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल की अवस्था है, या मूर्त जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है, या फिर 11 से प्लस वाली अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। प्यारे दोस्तों, बालक कहाँ, देखिए, बालक सैद्धांतिक रूप से चिंतन कहाँ करने लग जाएगा? जब वो पहुंच जाएगा 11 प्लस में। जब वो 11 से 15 वर्ष का होता है तब उसके अंदर अमूर्त चिंतन की शक्ति आ जाती है, तार्किक चिंतन की शक्ति आ जाती है। और जीन पियाजे कहते हैं कि इस उम्र में आकर के बालक वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखने लगता है। तो सैद्धांतिक चिंतन बच्चा यहां पे आकर के करेगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बाकी आपको पता है इन सब की विशेषताएं। यहाँ बच्चा 0 से 2 साल का होता है, सेंस ऑर्गन के माध्यम से चीजों को छू करके, पकड़ करके, मुंह में रख करके दुनिया को समझ रहा होता है। यहाँ बच्चा 2 से 7 साल का है जहां उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट आएगा, एनिमिज्म का गुण आएगा, इगोसेंट्रिज्म होता है बच्चा यहाँ पे। ओके, और यहाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, और इरिवर्सिबल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाएगी, पलटावी गुण आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, क्या कहता है? पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? भाई समझिए, इस बात को बताना है आपको, दिमाग लगाइए। जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ये बताइए। संवेदी अनुभव कहां पे आते हैं बच्चे के अंदर? जब बालक होता है 0 से 2 साल का। प्रतिवर्त मानसिक संक्रियाएं यानी कि रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन आते हैं 7 से 11 साल में। ठीक है, ये पहली अवस्था होती है, ये तीसरी अवस्था होती है। ओके, फिर है परिकल्पनात्मक चिंतन, ये आपका आएगा 11 से 15 वर्ष में। ठीक है, ये हमारी चौथी अवस्था हो गई। प्रतीकात्मक और सहज विचार, ये आपका आएगा जो सेकंड स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल में। 2 से 7 साल में ये दूसरी है। तो
पहली के बाद तीसरी, फिर चौथी, फिर दूसरी, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहली के बाद दूसरी विशेषता यहाँ इनको लिखनी चाहिए थी भाई, है ना, तो ये कट जाएगा हमारा। अगर संवेदी अनुभव के बाद प्रतीकात्मक और सहज विचार लिखे होते, फिर हमारी तीसरी स्टेज यानी कि इरिवर्सिबल थिंकिंग का गुण लिखा होता, फिर परिकल्पनात्मक चिंतन होता, तब ये राइट होता। गलत हो जाएगा ये। संवेदी अनुभव ये हमारी पहली जो अवस्था होती है उसकी विशेषता है। प्रतीकात्मक और सहज विचार ये हमारी दूसरी, वेरी गुड, दूसरी अवस्था की विशेषता है। और प्रतिवर्त मानसिक प्रक्रियाएं ये तीसरी अवस्था की विशेषता है। परिकल्पनात्मक चिंतन ये चौथी अवस्था की विशेषता है। तो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ये बात बिल्कुल हमको ठीक लग रही है। बाकी भी देख लेते हैं। प्रतीकात्मक और सहज विचार ये पहले नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा जो है जो दूसरी अवस्था होती है उसकी विशेषता है। इसमें दूसरा पहले ही कर दिया इसलिए इसको काट देंगे। प्रतिवर्त मानसिक क्रियाएं, जो प्रतिवर्त मानसिक क्रियाएं हैं ये हमारा किस में आएगा, ये तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष में जब बच्चा होता है उसके अंदर होता है प्रतिवर्त मानसिक क्रियाएं। ये तीसरी अवस्था पहले आ गई इसलिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, पहला तो पहले कट ही गया था। एक ही ऑप्शन बचता है बी वाला, बी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम होगा। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इसको अगर आपने सही किया तो इसका मतलब आप समझने लग गए हैं, आपने जीन पियाजे को समझ लिया है। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। फिर प्रश्न कहता है आपसे, जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची को क्या करना चाहिए भाई? देखिएगा, द्वितीय स्तर के अनुबंधन करने चाहिए, हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए, सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए, या बारंबार वेधन और अभ्यास करने के लिए काम देना चाहिए। देखिए, बात किसकी हो रही है? अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, यानी कि मीनिंगफुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें बालक सोच करके, समझ करके और तर्क करके सीखता है। सिर्फ रट्टा नहीं मारता, सोचता है, उस पर विचार करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, ये सिर्फ किताबें पढ़ने से या रटने से नहीं होता। आपको पता है जीन पियाजे ने क्या कहा है? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है भाई। बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो देखिए, द्वितीय स्तर के अनुबंधन करने चाहिए, ये ऑप्शन, ये आपका व्यवहारवाद का ऑप्शन है जिसकी बात पावलोव करेंगे। हर कार्य के लिए पुरस्कार मिलना, यह भी व्यवहारवाद का विचार है जिसकी बात स्किनर करेंगे, जो कि बच्चे को रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, स्किनर इसकी बात करेंगे। सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराना, बच्चा क्या करे? बच्चा एक्सप्लोर करके सीखे, बच्चा एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के चीजों को खोज करके सीखे, है ना। क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं बालक तब सीखता है जब वह एक्टिव होकर के चीजों को एक्सप्लोर करता है, उसको प्रयोग करके देखता है, गलतियां करता है, फिर उनसे सीखता है। इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, बारंबार वेधन और अभ्यास करने के लिए काम देना, ये आपका जो ड्रिल बेस्ड लर्निंग है, ये रटने पर आधारित है। ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है सी, जो हमारा हो जाता है राइट। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, नैतिक विकास के कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है? हमने आपको खूब कोहलबर्ग पढ़ाया, रोज पढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नियमों का पालन करना या नियम तोड़ना उनके अच्छे या बुरे परिणाम से तय होता है। यानी बालक सोचता है अगर सजा मिलेगी तो नियम नहीं तोड़ना है, अगर इनाम मिलेगा तो नियम मानना है, बात को मानना है, फॉलो करना है। ठीक है, ये किस स्तर की विशेषता है? क्या ये आपकी पूर्व संचालन स्तर की विशेषता है, पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता है, पारंपरिक स्तर की विशेषता है, या फिर उत्तर पारंपरिक विशेषता है? तो प्यारे दोस्तों, ये आपका जो है जो पूर्व पारंपरिक स्तर होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल, इसकी विशेषता है। क्योंकि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चा डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। इस लेवल में बच्चे जो नियम होते हैं उनको सर्वोपरि और अटल मानते हैं। यहाँ बालक सोचता है रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पनिशमेंट से बचने का यही एक तरीका है। यहाँ पे बालक के अंदर जो मोरलिटी देखी जाती है, जो नैतिकता देखी जाती है, उसका आधार होता है उसके पीछे का डर। अगर बच्चा नैतिकता दिखा रहा है, इसका मतलब वो डर रहा है। ठीक है, और सजा से बचने के लिए किसी काम को कर रहा है, या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब वो इनाम, उसके पीछे उसकी जो मोरलिटी का आधार इनाम है, यहाँ पे उस इनाम के सहारे वो अच्छा काम कर रहा है। जैसे आपके यहाँ मैंने कई बार बताया है, एक बार आज फिर बता दूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपके यहाँ मेहमान आते हैं और आप, ठीक है, और आपका जो बच्चा है वो क्या करता है,
उनके ना पैर छूता है ना नमस्ते करता है। ठीक है, मेहमान आए, अपना खाए पिए चले गए। अब आपने बच्चे को डांटना शुरू किया, गधे, नालायक, हमारी बेइज्जती करा दी तुमने, तुमने मौसी से नमस्ते नहीं किया, पैर नहीं छुए, बहुत डांटा आपने बच्चे को। ठीक है, अगली बार जब मेहमान आते हैं तो बच्चा दौड़ के पैरों में गिर जाता है। अब मौसी कह रही है, अरे बहुत संस्कारी हो गया ये तो, देखो कितना अच्छा बच्चा है, पैर छू रहा है, नमस्ते कर रहा है। लेकिन मौसी को नहीं पता कि ये किस बेस पे कर रहा है। यहाँ पे जो नैतिकता दिखा रहा है उसका आधार क्या है? उस नैतिकता का आधार यहाँ पे अब डर है, अब सजा है। ठीक है, क्योंकि अब उसको पेरेंट्स ने कह दिया था कि अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें बहुत पीटेंगे, उल्टा लटका देंगे, खाना नहीं देंगे। ठीक है, तो अब जो बच्चा यहाँ पे मौसी के पैर छू रहा है, नमस्ते कर रहा है, जो नैतिकता दिखा रहा है उसका आधार डर है, उसके पीछे की सजा है। अगर उसने पैर नहीं छुए तो पिटेगा, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। ठीक है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो इनाम है। अगर पेरेंट्स ने कह दिया कि कोई मेहमान आए उसके पैर छुआ करो, नमस्ते क्या करो, ठीक है, हम तुम्हें ये देंगे, टॉफी देंगे, तो बच्चा बढ़िया काम कर रहा है, तो इनाम, उस नैतिकता का बेस इनाम हो जाएगा। बच्चा सोचता है अगर परिणाम अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो गलत है। ये हमारा पूर्व पारंपरिक स्तर हो गया। और जब बालक यहाँ पे पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल में पहुंचता है तो यहाँ पे जो नैतिकता बच्चा दिखाता है उसके पीछे का आधार होता है नियम। ठीक है, कि समाज की नज़रों में बालक यहाँ पे खरा उतरना चाहता है, समाज क्या चाहता है, समाज की क्या अपेक्षाएं हैं हमसे, बालक उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता है। बालक यहाँ पे अच्छा नागरिक बनना चाहता है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन इसमें आ जाता है। ठीक है, उत्तर पारंपरिक स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल, यहाँ जो बालक अपना नैतिकता दिखाता है वो किसी नियम कानून के आधार पर नहीं, बल्कि यहाँ पे बालक अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लेता है। ठीक है, यहाँ पे बालक ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, मानव अधिकार की बात करेगा। ठीक है, और नैतिक सिद्धांत की बात करेगा। यहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया, बाकी भी हमने समझा दिए। ये प्री ऑपरेशनल लेवल जो है, ये अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज होता तब ये जीन पियाजे की बात करता। ठीक है, लेकिन प्री ऑपरेशनल लेवल की बात वाइगोत्स्की कोहलबर्ग नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़िया प्रश्न था, मजेदार प्रश्न था, हमने आपको समझाया भी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों डैश के माध्यम से सीखते हैं, अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क करके सीखते हैं, उनके साथ कंपटीशन करके सीखते हैं, या शारीरिक रूप से लड़ाई करके, यानी कि खूब मुक्काबाजी करके सीखते हैं, या फिर मजाक उड़ा करके सीखते हैं। ना बच्चे मजाक उड़ा के सीखते हैं, ना जो है हाथापाई करके सीखते हैं, न तो कंपटीशन करके सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं सोशल इंटरेक्ट के साथ, अपने साथियों के साथ सामाजिक संपर्क करके सीखते हैं। अर्थात बालक यहाँ पे उनके साथ जैसे अपने साथियों के साथ संपर्क, यानी कि उनके बीच रह करके, है ना, ग्रुप में सीखते हैं, साथ में एक्टिविटीज करके सीखते हैं, मिलकर के सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, टीचर से सीख रहे हैं। ठीक है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना अकेले नहीं होता, सामाजिक संपर्क के साथ होता है। जब हम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं तब हमारी लर्निंग और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, सामाजिक संपर्क के माध्यम से बालक सीखता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया भाई। अगला प्रश्न ले लीजिए। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार पाड़ के क्या मायने हैं? पाड़ मतलब ढांचा, एक टेम्पररी हेल्प जो कुछ समय के लिए बच्चे को सहायता दी जाती है और फिर उस सहायता को हटा लिया जाता है। ठीक है, पाड़ जैसे हम लोग, अब शहर के हो सकता है बच्चे ना समझें, लेकिन गांव के लोग समझते हैं पाड़। ठीक है, पाड़ का मतलब होता है कि जैसे एक टेम्पररी हेल्प बना दी और फिर उसको बाद में हटा लिया जाता है। जब मकान वगैरह बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे पाड़ लगाई जाती है, लकड़ी उड़ी लगा के फिर उसको लगाया जाता है, उसी को पाड़ बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अब इसके क्या मायने हैं? वयस्कों का कार्य की जटिलता को कम करके उन्हें बेहद सरल बनाना, कि जो वयस्क हैं वो क्या करें, बच्चे के जो काम है उसकी जटिलता को कम कर दें और उसे बहुत ज़्यादा आसान बना दें। या फिर वयस्कों का मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, कि यहाँ पे जो वयस्क हैं, जिससे बच्चे के जो टीचर्स हो गए, ठीक है, या जो घर में पेरेंट्स हो गए, वो बच्चे की जो मदद है उसमें बदलाव करते रहते हैं, और मदद करने का जो प्रकार है उसमें बदलाव करते रहते हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, मैं भी बाद में बताऊंगा आपको। वयस्कों का बच्चों को किसी प्रकार की मदद न देना, या फिर वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना। चलिए, अब इसका आंसर आप पहले वीडियो चाहे पॉज करके ढूंढ लीजिए, लिख लीजिए, फिर अपने आप को चेक कीजिए कि क्या ये आंसर आप सही बता पाए इसका। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, पाड़ का मतलब आपको पता ही है कि बच्चे की जरूरत के अनुसार जो हेल्प करने की जो मात्रा है या प्रकार है उसको बदलते रहना।
ठीक है। अब यहाँ पे पाढ़ के मायने हैं कि वयस्क जो है, वयस्क मतलब यहाँ पे बच्चे के जो टीचर्स हो सकते हैं या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या उनसे कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, उनका मदद की प्रकार, जैसे बच्चे की अगर आप हेल्प कर रहे हो तो उसमें भी आप बदलाव करते रहते हैं, ठीक है। भाई अगर हम बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे अगर हम बोल करके समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझा तो अब हम उसका प्रकार बदल देंगे, हेल्प देने का प्रकार बदल देंगे। बोलकर नहीं समझा, चित्र दिखा करके समझा रहे हैं, चित्र से भी नहीं समझा तो उसको वही चित्र बनाकर कहेंगे कि ये चित्र है, तुम अपने आप पहले बनाओ फिर हम समझाएंगे, ठीक है। फिर भी नहीं समझा तो बहुत आसान से उदाहरण देकर के समझाएंगे, यानी कि अपना जो हेल्प करने का प्रकार है वो हम बदलते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि बच्चे को समझ में ना जाए। प्रकार में बदलाव करेंगे और मात्रा में भी बदलाव करेंगे। मात्रा में बदलाव का मतलब यह है कि जब हम बच्चे की हेल्प कर रहे हैं तो जब बच्चा नहीं सीख रहा तो हम पहले ज्यादा हेल्प करते हैं बच्चे की, फिर जैसे जैसे उसकी लर्निंग इंप्रूव होने लगती है, वो सीखने लगता है, तो हम अपनी तरफ से हाथ पीछे खींचने लगते हैं, यानी कि हेल्प थोड़ी कम हेल्प करना कम कर देते हैं। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा, शुरुआत में बिल्कुल बच्चा है, हम उसको क्या करते हैं, हाथ पकड़ करके पेंसिल से लिखवाते हैं, हाथ पकड़ के लिखवाते हैं, है ना, बिल्कुल डेफिनेटली सही है, हाथ पकड़ के लिखवा रहे हैं बच्चे को शुरुआत में। अब जब वो धीरे धीरे फिर 4 6 10 दिन 15 दिन महीने बाद जब वो लिखने लग गया धीरे धीरे, तो अब हम एकदम से हाथ नहीं हटाते हैं, फिर हम अपना हाथ ढीला करने लगते हैं कि बस खाली इशारा मिले, बच्चे को महसूस हो कि इसने हाथ पकड़ रखा है, ठीक है। हम बस उसका क्या करते हैं, अपना हाथ ढीला रखते हैं और हाथ पकड़े रहते हैं बच्चे का। फिर जब धीरे धीरे हम हाथ हटा लेते हैं फिर बच्चा लिखना सीख जाता है। तो पहले हम ज्यादा हेल्प दे रहे थे बच्चे को, फिर जैसे जैसे उसकी लर्निंग इंप्रूव होने लग गई, वो लिखना सीखने लग गया, हम अपना हाथ पीछे खींचने लग गए, अब बच्चा अपने आप काम कर रहा है। अब अगर कहीं थोड़ा बहुत अटकेगा तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। तो ये होता है कि वयस्क जो होते हैं, एडल्ट हैं, यानी कि आपके जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपसे बड़े हैं, वो क्या करेंगे, जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा तो मदद की प्रकार और मात्रा में बदलाव करते रहेंगे। ओके, प्रकार का मतलब यहाँ पे है एक तरीके से नहीं सीख रहा दूसरा तरीका अपनाएंगे, दूसरे नहीं सीख रहा तीसरा अपनाएंगे। मात्रा का मतलब पहले ज्यादा हेल्प करेंगे फिर धीरे धीरे अपनी हेल्प कम करते जाएंगे जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो गया। बताना ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन आपका राइट हुआ कि नहीं हुआ। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा का मतलब जहां पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात होती है, बालक यहां पे सेंटर में होता है, बालक की रुचि क्षमता योग्यता उसकी जरूरत के हिसाब से टीचर बच्चे को पढ़ाता है। सीखने सिखाने के लिए मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं केवल साल के अंत में ली जाती है। नहीं, साल के अंत में नहीं ली जाती। प्रगतिशील कक्षा में तो जो मूल्यांकन है वो निरंतर चलता रहता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है इसमें, ठीक है। बच्चों का सम्मान किया जाता है और टीचर्स का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। बात तो ठीक लग रही है। एक रूपी और मानकीकृत पाठचर्या का पालन किया जाता है। नहीं, एक रूपी मतलब सबको एक जैसा समान पाठ्यक्रम देंगे पढ़ने के लिए, नहीं समान नहीं देंगे। भाई आपकी क्लास में प्रतिभाशाली बच्चा भी है, एवरेज भी है, मंद बुद्धि भी है, ठीक है। क्या सबको सेम सिलेबस बच्चा पढ़ लेगा? वही प्रतिभाशाली पढ़ रहा है, वही एवरेज पढ़ रहा है, वही मंद बुद्धि वाला भी पढ़ रहा है, तो मंद बुद्धि वाले के समझ में नहीं आएगा और प्रतिभाशाली बोर हो जाएगा, एवरेज वाला बीच में अटका रहेगा, तो ये किसी काम का नहीं है। कुल मिला के जो बच्चा जैसा सीखने वाला है उसके हिसाब से हम पाठ्यक्रम अपनाएंगे। स्टैंडर्ड कैरिकुलम नहीं अपनाएंगे हम, ठीक है, इसको हटा दो, एक जैसा पाठ्यक्रम सबके लिए नहीं होगा। शिक्षा शास्त्र अलचीला और शिक्षक केंद्रित होता है। नहीं, प्रगतिशील कक्षा में जो भी पेडागोजी, जो भी हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो सिलेबस है, सब कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? फ्लेक्सिबल, यानी कि जिसमें हम बच्चे की रुचि क्षमता योग्यता के हिसाब से बदलाव कर सके। लचीला होना चाहिए और शिक्षक केंद्रित नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बालक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत। ये सही है कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चों का सम्मान किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है? बच्चे का सम्मान किया जाता है और टीचर का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है, उसकी क्षमता पर भरोसा होता है। टीचर बच्चे को एक्टिव लर्नर की तरह देखते हैं कि बालक जो है वो सक्रिय अधिगम करता है, ठीक है, सक्रिय होकर के सीखता है। बच्चे को उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर उन एक्सप्लोर करके और डिस्कशन करके सीखने का मौका यहाँ पे दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए।
कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों तथा पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने में क्षमता होती है। यानी कि व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी जब वो प्राकृतिक रूप को, प्राकृतिक चीजें उसको आकर्षित करेंगी, प्रकृति से उसको प्रेम होगा। प्राकृतिक बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर ये विशेषताएं होंगी। भाषाई बुद्धि वाले के अंतर्गत, संगीतात्मक बुद्धि वाले के अंतर्गत ये विशेषताएं होंगी, या फिर अंतः व्यक्तिक बौद्धिकता रखने वाले व्यक्ति के अंदर ये विशेषताएं होंगी। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है, ठीक है, वो जानवरों, उनको प्रकृति से बड़ा प्रेम होता है, ठीक है, वो जानवरों से बड़ा प्रेम करते हैं, पौधों, पेड़ पौधे, झरने, नदी, नाले, इन सबसे बड़ा प्रेम, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको बहुत आकर्षित करती हैं, ठीक है। इनकी प्रजातियों का वर्गीकरण ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। चट्टान, पर्वत, इन सब का वर्गीकरण भी ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जानवरों की प्रजातियां बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। हम लोग जानते हैं बस ये गाय है, लेकिन ऐसे लोग ये बता देंगे कि ये कौन सी गाय है, देशी गाय है, जर्सी गाय है, बिलायती गाय है, बहुत सारी, ठीक है। तो ये उसका वर्गीकरण कर लेंगे, और जो भी जानवर है उनका वर्गीकरण, पेड़ पौधों का वर्गीकरण अच्छे से कर लेंगे। और जैसे चट्टानें हो गई, मिट्टी के प्रकार बता देंगे, ये कौन सी मिट्टी है, ठीक है, रेतीली है या जलोढ़ मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी है, उसके प्रकार बता देंगे। यानी कि नेचर के पैटर्न को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ये, ठीक है, जिनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ओके, ये आपका जो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, वो इसकी बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन का ऑप्शन आपका राइट हो गया, वेरी गुड। भाषाई बुद्धि वाले, जिस व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि पाई जाती है, उनकी भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। संगीतात्मक बुद्धि वाले में सुर, ताल, लय की समझ बहुत अच्छी होती है, सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं। जिसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपनी प्रतिभा को समझते हैं, अपनी कमजोरी को समझते हैं, अपने विचार, अपनी भावनाओं को पहचानने की क्षमता होती है, ठीक है। सारे ऑप्शंस क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट जो है वह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह वाक्य क्या है? स्त्रियों, पुरुषों और दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है। यानी कि कौन अलग अलग रोल फिट कर रहा है? समाज फिट कर रहा है, ठीक है। तुम लड़के हो, तुम्हारा ये काम है, तुम लड़की हो, तुम्हारा ये काम है, ठीक है। यानी कि समाज ने हमारे काम बांट दिए, ठीक है। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, किसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। लड़की हो, घूंघट निकालो और थोड़ा शर्मीली रहो, ठीक है, तो ऊंची आवाज में बात मत करो, ठीक है। लड़के हैं कठोर हैं, मजबूत हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, मृदुभाषी होती हैं। इस तरीके से रोल कौन सेट कर रहा है? समाज सेट कर रहा है। तो जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है? जेंडर के संरचना के बारे में यह दर्शाती है कि जो जेंडर है वह एक सामाजिक संरचना है। क्या है? इट इज आ सोशल कंस्ट्रक्ट, जिसको समाज ने तय किया है, ठीक है। कौन सी भूमिकाएं महिलाओं की हैं, क्या रोल पुरुषों का है, ये सब समाज के द्वारा तय की गई धारणाएं हैं। ये कोई नेचर तय नहीं करता, जन्म से तय नहीं होते, ठप्पा लग के नहीं आता कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम्हें यही काम करने। हाँ, बायोलॉजिकली हम लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हम लोग मेल फीमेल तो हैं, ठीक है, ओके। या अगर देखिए यहाँ पे एक होता है लिंग, एक होता है जेंडर। लिंग मतलब सेक्स, ये डिफाइन करता है कि आप मेल है कि फीमेल है, ठीक है। यहां तक तो ठीक है कि मेल फीमेल हो गया। लेकिन जब अलग अलग रोल तय कर दिए जाते हैं तो वो प्रकृति या बायोलॉजिकली हम लोग नहीं होते, हमारे रोल तय ये समाज करता है, ठीक है। हमारे आस पड़ोस, हमारे पेरेंट्स ये सब चीजें करते हैं, या तो हम अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग देख करके सीख जाते हैं। तो ये समाज तय कर देता है कि हमारे रोल क्या होंगे। कौन तय करता है? समाज तय करता है, ठीक है। ये हमारे जन्म से नहीं आते, ना ही हमारे शरीर की वजह से आते हैं। ये हमारी समाज, हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है हमारा, उससे हम सीख जाते हैं। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ओके। अब जैसे जेंडर वंशानुगत गुण है। देखिए, वंशानुगत गुण का मतलब क्या होता है? जो चीजें जन्म से मिलती हैं या परिवार या खून के रिश्तों से आगे बढ़ती जाती हैं, उनको हम वंशानुगत गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशानुगत गुण। जैसे हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, है ना, या हमारी हाइट, कद काठी, हमारी स्किन का रंग क्या होगा। ये कुछ बीमारियां होती है जो जेनेटिक होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं, ठीक है। या हमारा फेस कट हो गया, ठीक है। हमारा शरीर छोटा है कि लंबा चौड़ा है,
ये सब जेनेटिक होता है, ठीक है, वंशानुगत गुण होते हैं। बाकी जो जेंडर है ना तो ये भौतिक संरचना है ना तो आनुवंशिक संरचना है, सीधी बात है, ये समाज तय करता है, तो सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न लीजिए क्या कहता है, टीचर्स को मानकीकृत पाठचर्या और आकलन तरीकों के इस्तेमाल और कार्यान्वयन पर बल देना चाहिए। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप लोग सुन लीजिए, मानकीकृत पाठचर्या को हम कभी सही नहीं करेंगे, हम कभी इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, ठीक है। मानकीकृत पाठचर्या नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड करिकुलम हम सभी बच्चों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की जरूरत, उसकी आवश्यकता अलग अलग होती है। स्कूलों को, तो ये तो गलत हो जाएगा, स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, सबको गले लगाना है, चाहे कोई बालक कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, वंचित पृष्ठभूमि से आया हो, कहीं से भी आया हो, ठीक है, हमें सबको स्वीकार करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता को हमें क्या करना है, सम्मान देना है, हटाने का प्रयास नहीं करना। दोनों ही गलत हैं, ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, इसके लिए तो मूल्यांकन जरूरी है, इसलिए तो होना चाहिए भाई, लेकिन पूछ रहा क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इसके लिए तो होना चाहिए, इससे हमें पता लगता है कि बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है, कहां तक उसकी तैयारी पहुंची, कितना वो सीख पा रहा है, क्या समझ पा रहा है, अच्छी चीज है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए, इसके लिए भी मूल्यांकन होना चाहिए कि हमें ये तो पता लगे जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो उसमें हम कुछ और इंप्रूव करें, कुछ ऐड ऑन करें, है ना, या कुछ चीजें हटाएं। तो अगर लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाना है तो आपकी जो टीचिंग मेथड है उसको भी थोड़ा बहुत आप चेंज करें। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें सब चीज़ों का पता लगता है, इसलिए तो होना चाहिए। बच्चे में कंपटीशन पैदा करने के लिए नहीं, कंपटीशन पैदा करने के लिए हम कभी भी मूल्यांकन नहीं करेंगे। यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं, हाँ, इसलिए भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्षमता कितनी है, ठीक है, बच्चा किस लेवल तक जा सकता है, कितनी उसकी क्षमता योग्यता उसके अंदर कितनी है, वो क्या सीख सकता है, ये जानने के लिए, ठीक है, और क्या इसकी वीकनेस है, क्या कमजोरी है, क्या नहीं कर सकती है, ये सब चीजें हमें पता लगती है मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन से हम कभी भी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देंगे। ऑप्शन सी राइट हो गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? भाई देखिएगा, योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देना, या फिर केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके उपयोग पर बल देना चाहिए। देखिए, अगर आप छात्रों को सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना चाहते हैं ताकि बच्चा अपने स्वयं के अध्यापन पर, यानी कि आप जो टीचर है वो अपनी टीचिंग पर भी थोड़ा मनन करे कि जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो भी टीचिंग मेथड अपना रहा हूँ क्या वो सही है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो अपने ऊपर भी मनन करे। तो उसके लिए जरूरी है कि रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, क्योंकि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये शिक्षण के दौरान भी होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं शिक्षण के दौरान ही होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, उस समय भी बीच बीच में हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि इसका मतलब क्या बताया हमने, या इस पैराग्राफ को हमने क्या समझाया था अभी, ठीक है, या इस शब्द का मतलब क्या बताया था। इससे हम बीच बीच में बच्चे का मूल्यांकन करते रहते हैं ताकि पता लगता रहता है कि जो हम समझा रहे हैं बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। योगात्मक मूल्यांकन ये सत्र के लास्ट में होता है कि बस बच्चे को हमने पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया, एग्जाम ले लिया, नंबर दे दिया, बात खत्म। तो इसको कभी बढ़ावा नहीं देंगे, सिंपल बात है, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। समावेशी स्कूल की स्थापना में डैश शामिल है। समावेशी स्कूल की स्थापना में क्या शामिल है? बहिष्करण पर सवाल उठाना, ठीक है, बात तो ठीक है कि समावेशी स्कूल में जो बहिष्करण है उस पर हम सवाल उठाएंगे। मतलब क्या है? मतलब जैसे जो समावेशी स्कूल होते हैं इसका मतलब होता है कि हर बच्चे को शामिल करना, किसी को भी अलग थलग या बाहर नहीं करना है, या किसी को कमतर नहीं मानना है कि ये बच्चा कम है, ठीक है, हमें किसी बच्चे से अपेक्षाएं कम नहीं रखनी है, ठीक है। इसलिए समावेशी स्कूल की स्थापना में बहिष्करण पर सवाल उठाना जो है ये सही है, क्योंकि किसी बच्चे को बाहर, भाई इसमें हम ये पूछते हैं कि किसी बच्चे को बाहर क्यों किया जा रहा है,
किसी बच्चे को किसी अलग कक्षा में या अलग सेक्शन में आप क्यों भेज रहे हैं, या किसी को लेबल क्यों दिया जा रहा है। तो इन सब पर सवाल उठाना ही समावेशन की एक शुरुआत होती है। ठीक है, बहिष्करण पर सवाल हम उठाएंगे। नामीकरण को अपनाना नहीं, स्कूली समावेशी स्कूल या समावेशी शिक्षा नामीकरण को अपनाने पर जोर दबाव नहीं देती है। ठीक है, नामीकरण का मतलब जैसे हम कह दें कि ये सब धीमे सीखने वाले बच्चे हैं, स्लो सीखते हैं बहुत, ये बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, इनको हमेशा समस्या रहती है, ये नहीं सीख पाएंगे, इस तरीके से अब सबको हम क्या करेंगे, लेबल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नामकरण उनका नहीं करेंगे। पृथक्करण का पुष्टिकरण नहीं, पृथक्करण का पुष्टिकरण नहीं करेंगे। पृथक्करण मतलब बच्चों को अलग करना, जैसे दिव्यांग बच्चों को अलग कक्षा में भेज दिया और प्रतिभाशाली को अलग कर दिया, एवरेज को अलग कर दिया, ये भी समावेशन के विरुद्ध ही है, ये भी हम नहीं करेंगे। दोषारोपण को प्रोत्साहन यानी कि प्रमोटिंग स्टिग्मेटाइजेशन, बच्चे को दोष देना, उसको शर्मिंदा करना, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे को दोष नहीं देंगे, हम अपने अंदर कमी ढूंढेंगे। तो समावेशी स्कूल की स्थापना में बहिष्करण पर सवाल उठाना शामिल है। अगर किसी बच्चे को अलग थलग किया जा रहा है तो समावेशी शिक्षा उस पर सवाल उठाएगी। अगला प्रश्न, वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्यों? देखिए, जो बच्चे वंचित या वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं, जिनको समाज में बराबर का अधिकार नहीं मिला, सीखने के अवसर नहीं मिले, शिक्षा की उचित शिक्षा पाने के लिए उचित सुविधाएं नहीं मिली, गरीब परिवार से हैं, आर्थिक स्थिति खराब है उनकी, ऐसे बच्चे आए हैं, उनको कक्षा में जो चर्चा हो रही है उसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इन बच्चों पर दया करनी चाहिए और हमें उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। बात तो ठीक लग रही है। बाकी सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल बात ठीक है, और टीचर को सभी बच्चों को शामिल करना चाहिए, चाहे वो वंचित पृष्ठभूमि से हो या किसी भी समाज, जाति, धर्म, समुदाय से आया हो, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और टीचर को चाहिए कि उसको कक्षा में शामिल करे, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। बात बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है कि वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और उसको कक्षा में शामिल करना चाहिए, चाहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भ उनका कुछ भी रहा, उससे हमें मतलब नहीं, हमें उसको क्लास में सबको साथ बैठा के पढ़ाना है, सबको साथ बैठा के सिखाना है। ऐसे बच्चों में सीखने की क्षमता नहीं होती, गलत बात, ये बच्चे बेवकूफ़ हैं, ये भी गलत बात। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई होती है, कई शब्दों में आपस में अंतर नहीं कर पाता बच्चा। जैसे शा लिखा है, शा को वाज पढ़ देगा, वाज को सा पढ़ देगा। ठीक है, डॉग लिखा है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है। ठीक है, और जैसे पी को क्यू पढ़ देगा, क्यू को पी पढ़ देगा, बैटल को बॉटल पढ़ देगा। इस तरीके से बच्चे को दिक्कत होती है। ये जो दिक्कत होती है, ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? ये डिसलेक्सिया है। इसका मतलब बच्चे को डिसलेक्सिया है, इसीलिए वो शब्दों में अंतर नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, लिखा हुआ समझने में उसको दिक्कत आ रही है। जिसको डिस्ग्राफिया होगा उसको लिखने में दिक्कत होगी, स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी, अक्षरों को ऊपर नीचे कर देगा, स्पेलिंग से मिस्टेक कर देगा। डिस्कैलकुलिया वाले को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, और डिस्फेजिया वाला बच्चा भाषा बोलने में और समझने में दोनों में दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न लीजिए भाई। निम्न में से कौन से शैक्षिक प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है उसकी ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? अगर किसी बालक को कम सुनाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे? शिक्षक के पास बैठने की अनुमति देना, ये बात ठीक है। अगर किसी को कम सुनाई देता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से श्रवण बाधित ही है, उसको कम सुनाई देता है, तो आप उसको टीचर के पास बैठाइए ताकि टीचर बोले तो वो प्रॉपर उसको सुन पाए। या अगर नहीं भी सुन पा रहा है तो टीचर के हाव भाव देख करके, चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके, होठों जैसे हिलाए जा रहे हैं उसको देख करके, है ना, वो समझ ले चीज़ों को। ठीक है, टीचर के पास बैठाएंगे हम। परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना, अगर वहाँ आसपास कोई शोर हो रहा है, कोई आवाज़ हो रही है तो उसको हम शांत करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। व्याख्यान प्रणाली का उपयोग, नहीं, देखिए अगर बच्चे को कम सुनाई दे रहा है और आप टोटल लेक्चर दिए जा रहे हो तो बच्चा परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि कितनी देर तक वो ध्यान लगा के सुनता रहेगा, है ना। थोड़ा बोर्ड पे समझा दीजिए, देखने वाली सामग्री उसके लिए लाइए, संकेत के माध्यम से उसको समझा दीजिए, ये बेस्ट होता है। टोटल लेक्चर मेथड का यूज़ करोगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा, एक तो उसको सुनाई नहीं देता है। विवरण पत्र देना जिसमें आलेखी, आयोजक और संकल्पनात्मक चित्र बने हों, ये भी बात चाहिए भाई, कि जैसे
वो कह रहा है कि जिसमें चित्र बने हो, मतलब विवरण पत्र। कम सुनने वाले बच्चे को थोड़ा विजुअल सपोर्ट चाहिए। क्या होना चाहिए? विजुअल सपोर्ट चाहिए। और जैसे हमने उसको चित्र दे दिए, चार्ट दे दिए, मैप्स दे दिए, डायग्राम दे दिए, ये सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी होती हैं। एक ऑप्शन हटा दो लेक्चर मेथड वाला, बाकी 1 2 4 सही है हमारे। क्या हो जाएगा? 1 2 4 ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। कहता है, क्या कहता है प्रश्न? एक टीचर अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करनी, क्या करोगे भाई? कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। ठीक लग रहा है। केवल इंफॉर्मेशन के पुनरुत्पादन को बढ़ावा देकर, जहां जहां केवल लग जाए वहां बड़े कंसंट्रेट होकर के आपको आंसर करना है। केवल वाला ऑप्शन हटा दो। सिर्फ सूचना के पुनरुत्पादन पर, इस पर हम बल नहीं देंगे किसी कंडीशन में। बार बार अभ्यास, ये रटाफिकेशन पर आधारित है। यह सुनिश्चित करके कि शिक्षक का बच्चों की शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण हो। नहीं, ये तो फिर टीचर सेंटर्ड की बात हो जाएगी ना, इसको भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। देखिए, अब जैसे ये कह रहा है कि कई विचार और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करने का मतलब है कि बच्चों को खुलकर के सोचने का मौका दो, सोचने दो, उसको एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास करने दो, या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस के बारे में सोचने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करो, है ना, ताकि बच्चा अपनी समझ और क्या कर पाए? अनुमान लगा पाए, अंदाजा लगा पाए, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, है ना। अंदाजा लगा करके, अनुमान लगा करके आंसर फाइंड आउट करने दो बच्चे को। इससे वो दिमाग लगाएगा, है ना, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। बच्चे को कई विचार प्रोत्साहित करने दो, मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम है तो हम बच्चे को कह दें कि बताओ इस प्रॉब्लम के कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं, या ये समस्या कैसे कैसे ठीक हो सकती है ना, इसका क्या तरीका हो सकता है, तो कुछ अलग ढंग से बताओ तुम इसके बारे में। तो जब अलग ढंग से हम बच्चे को बताने के लिए कह देंगे तो और दिमाग लगाएगा, है ना। तो अब इसमें जैसे सहज कह दिया गया है, सहज ज्ञान युक्त अनुमान, मतलब बच्चे अपनी समझ, अपने अनुभव और अंदाजा से, है ना, उसके आंसर का अनुमान लगाए कि हाँ ये आंसर इसका हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे बच्चे से कि इसका एक सही आंसर बताओ, नहीं, तुम भले तुम्हारा आंसर गलत हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम कुछ अलग ढंग से बताओ, ये होना चाहिए इसमें, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या राय है ना, ऐसे ये अनुमान लगाना रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए राइट हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न। अगला लीजिए भाई। कहता है, शिक्षक को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। किसको बड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए भाई, बताओ? आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन से बच्चा जो है कि जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो उसकी लर्निंग इंप्रूव होती है। जब आंतरिक रूप से बच्चा अभिप्रेरित है तो वो पढ़ेगा और उसको किसी बाहरी चीज़ से मतलब नहीं है, अपने सीखने के लिए पढ़ेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए पढ़ेगा, ठीक है। और जो बाहरी अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब कि अगर बाहर से बच्चों को स्कूल में कह दिया गया अगर याद नहीं करके आओगे तो डंडे पड़ेंगे। अब बच्चा याद कर रहा है, पढ़ रहा है, इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसकी इच्छा है, नहीं, वो डंडे के डर से पढ़ रहा है। या स्कूल में कह दिया गया कि जो कल ये 4 क्वेश्चन सुना देगा उसको इनाम मिलेगा, तो बच्चा पढ़ रहा है, तो अब वो इनाम के लिए पढ़ रहा है। ये बाहरी प्रेरणा हो गई। आंतरिक प्रेरणा मतलब कि बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि वो सीखना चाहता है, कॉन्सेप्ट पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बनाना चाहता है ना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय बाहरी प्रेरणा की। बहुत बढ़िया ऑप्शन। कॉम्पिटिशन को हम कभी बढ़ावा नहीं देंगे। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, हम बच्चे के अंदर महारत उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देंगे। अभी हम आपको प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, महारत, विफलता स्वीकृत और विफलता परिहार चारों को समझाएंगे। नीचे देखिएगा, हमने इसका नीचे इस तरीके से लिखा है। पहले मैं ऑप्शंस क्लियर कर दूं इसके। हम बच्चे को महारत उन्मुख लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, बजाय प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के। अगर ये ऐसे लिखा होता, ये पहले होता, ये बाद में होता, तब ये राइट हो जाता। और विफलता स्वीकृत लक्ष्य, विफलता परिहार, इन दोनों को बढ़ावा किसी तरीके से नहीं देंगे। बेस्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब जैसे इसमें प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य क्या होता है, महारत उन्मुख लक्ष्य क्या होता है, और फेलर एक्सेप्टिंग फेलर अवॉइडेंस क्या क्या होते हैं, आइए समझिए एक एक को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्लास कैसी रही। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य क्या होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, चाहे लिख करके रख लीजिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल में बालक ध्यान देता है किस पर, दूसरों को अपना प्रदर्शन दिखाने पर, कि मैं दूसरों को अपना परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ।
यहाँ बच्चे का जो ध्यान होता है वो अच्छे नंबर्स लाने पर होता है कि मैं अच्छे नंबर बस किसी तरीके से आ जाए, है ना। अब जैसे आप लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि मैं समझ जाऊं या मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, है ना, कॉन्सेप्ट को समझ लूं, नहीं। अब आप रट्टाफिकेशन लगा रहे हो कि बस मेरे 120 प्लस आ जाएं कैसे भी, ठीक है। अच्छे अंक लाने पर आपका जो आपका गोल है कि 120 प्लस लाना। बच्चे का ध्यान होता है टॉप करने पर, दूसरों से बेहतर दिखने पर, सजा से बचने पर, कि आप याद कर रहे हैं कि मैं कैसे भी करके डंडे खाने से बच जाऊं, मार खाने से बच जाऊं, है ना। या तारीफ पाने पर, आप किस लिए पढ़ रहे हो कि क्लास में मेरी तारीफ होगी, मैं क्वेश्चन जाके सुना दूंगा, टीचर मेरी तारीफ करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, इसलिए। इसमें मुख्य फोकस सीखने पर नहीं बल्कि दिखाने पर होता है, यानी कि प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य का मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा ऐसे समझो इसको, दिखावा करना। यहाँ बच्चा दिखावा करना चाहता है, 120 प्लस लाना चाहता है कि मैं दूसरों को दिखा पाऊँ, सीखना नहीं चाहता, बस मैं कैसे भी करके सीटेट में 120 प्लस ले आऊँ, है ना, ताकि मेरे आस पड़ोस के जो बच्चे सीटेट पास हैं मैं उनको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ बालक दिखावा करना चाहता है। महारत उन्मुख लक्ष्य जो है, हम पूरे सीटेट में इसी को आप बढ़ावा देंगे। जहाँ महारत उन्मुख लक्ष्य होगा हम उसी को सही मानेंगे और इसी को बढ़ावा देंगे, क्योंकि इसमें बच्चा खुद को बेहतर बनाना चाहता है और गहराई से सीखना चाहता है, अपनी स्किल्स में महारत हासिल करना चाहता है, सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अगर आप सीडीपी में, जैसे महारत उन्मुख लक्ष्य मतलब होता है कि बच्चा सीडीपी को इसलिए पढ़ रहा है कि उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, है ना, और अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी हो, एक एक टॉपिक पर उसकी पकड़ हो जाए, सीडीपी में पूरी मास्टरी हासिल कर ले, ठीक है, इसलिए पढ़ रहे हो। जब आप अपनी मास्टरी हासिल करने के लिए पढ़ोगे तो 30 आउट ऑफ 30 सीडीपी में आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ अगर नंबर्स लाने के लिए पढ़ोगे तो हो सकता है 30 में 25 भी ना आए। तो महारत उन्मुख लक्ष्य मतलब होता है जहां बालक अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है और गहराई से सीखना चाहता है, सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है, ये अच्छा होता है। हम इसी को बढ़ावा देंगे सीट में, ठीक है। चलिए अगला, विफलता स्वीकृत लक्ष्य, जहां बालक फेलर को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ऐसा लक्ष्य जहां बालक असफलता को स्वीकार कर लेता है और प्रयास करना ही छोड़ देता है। किसको स्वीकार कर रहा है? फेलर को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं फेल हो गया, मेरे से कुछ नहीं होगा, प्रयास ही करना, हाथ पैर मारना ही छोड़ देता है। इसे कहते हैं असफलता स्वीकारी लक्ष्य या हार मान लेने वाला लक्ष्य। ऐसे बच्चों की सोच होती है मैं नहीं कर सकता। क्या हो जाए, ये बच्चा क्या कहेगा? मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल ही होता हूँ, कोशिश करने से क्या ही होगा, क्या फ़ायदा, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, यानी बालक हार को अपनी स्थायी पहचान मान लेता है कि अब मैं हार गया हूँ, मैं पास हो गया हूँ या मेरे से नहीं होगा, ठीक है, और कोशिश करना ही बंद कर देता है। कोई बालक है 2 बार सीटेट फेल हो गया, अब उसने हाथ जोड़ ले कि सीटेट मेरे से तो नहीं निकलेगा, बहुत कठिन है, 40-50 नंबर आते हैं, क्या ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप हमारी क्लासेस करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो बहुत अच्छे से पास हो पाओगे। हालांकि फेलियर एक्सेप्टिंग गोल्स में क्या होता है कि बालक हार को पहचान मान लेता है, कोशिश करना बंद कर देता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख करके रख लो। चलिए अब देखिए, यहाँ बच्चा फेलियर को अवॉइड करेगा। ठीक है, विफलता परिहार लक्ष्य मतलब होता है ऐसे लक्ष्य जिनमें बालक सिर्फ इस डर से काम कर रहा है कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं फेल ना हो जाऊं। आप इसलिए सीटेट में मेहनत करो कि बस कैसे भी करके मेरे 90 नंबर आ जाएं, बात खत्म, मैं सीटेट पास हो जाऊं, बस कहीं फेल ना हो जाऊं भगवान, है ना, इस तरीके से। इसे कहते हैं असफलता परिहार लक्ष्य, असफलता से बचने वाला लक्ष्य। इस लक्ष्य वाले बच्चे की सोच होती है मैं गलती नहीं करना चाहता, अगर फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं असफलता से बहुत डरता हूँ। गलती छुपाने की बालक यहाँ पे कोशिश करता है। कठिन काम से बच्चा भागना चाहता है। बच्चा सीखने के लिए नहीं बल्कि फेल ना हो जाऊं इस डर से काम ही नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर इस बच्चे को टीचर ब्लैक बोर्ड पे बुलाए कुछ सवाल लगाने के लिए तो बच्चा कहेगा मैं नहीं आ सकता, कहीं सवाल मेरे से गलत ना हो जाए। ठीक है, यह बालक ये सोचता है यार मैं सवाल लगाने ब्लैक बोर्ड पे नहीं जाऊंगा, अगर गलत हो गया तो पूरी क्लास मेरे ऊपर हंसेगी। ये यहाँ पे बच्चा जो है ये चाहता है बच्चा। ठीक है, ये होता है फेलियर अवॉइडेंस गोल्स। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो अब आप सबको समझ गए होंगे, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भावना,
निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालेगी? यानी कि आपके सीखने में कौन सी चीज़ बाधा डालेगी? जब आप बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे, या आप आनंद में होंगे, खुशी या गर्व? देखिए, सीखने की प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में बाधा डालेगी जब आप ऊब रहे होंगे, बोर हो जाएंगे किसी चीज़ से, है ना, तो फिर आपकी लर्निंग स्लो हो जाएगी, नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप बोर हो रहे हैं उस चीज़ से, मन आपका लग नहीं रहा है, तो कहाँ सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना, इसलिए। और आनंद, अगर आप हैप्पीनेस, इंजॉय आपको आ रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है, आप हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, है ना, या आपको गर्व हो रहा है अपने ऊपर, तो आपकी जो लर्निंग है वो बेहतर हो जाएगी। इसलिए जो ऊबना है ये आपकी लर्निंग प्रोसेस में जो है निगेटिव बाधा डालेगा। विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं, यानी कि लर्नेड हेल्पलेसनेस को दिखाते हैं, वो लर्नेड हेल्पलेसनेस दिखाने वाले विद्यार्थी क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो हमारी क्षमता है वो बदली नहीं जा सकती। यानी यहाँ बालक सोचता है मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मुझे चाहे जितनी कोशिश करा लो मैं नहीं कर सकता, मेरी क्षमता फिक्स है। यहाँ बच्चे का जो माइंडसेट है वो फिक्स्ड होता है। यहाँ बच्चे का फिक्स्ड माइंडसेट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ठीक है, बालक कहता है मेरी क्षमता फिक्स है, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। अब देखिए, जिस बच्चे के अंदर लर्नेड हेल्पलेसनेस आ जाता है वो मानते हैं कि क्षमता स्थिर है, स्थायी है, यानी हमारी जो क्षमता है, जो एबिलिटी है वो फिक्स्ड है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। जबकि ये गलत बात है, हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा कोशिश करें, मेहनत करें, प्रयास करें, हाथ पैर मारें, हम अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जब आप किसी चीज़ पर काम करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, सीखना चाहेंगे, अंदर से आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी, तो क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं वो मान लेते हैं कि क्षमता स्थिर है, इसको हम बढ़ा नहीं पाएंगे। ये तो हो गया ठीक बात। ठीक है, मानते हैं कि क्षमता वृद्धिशील है, नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा ये चीज़ नहीं मानेगा, जिसके अंदर इंक्रीमेंटल इंप्रूवेबल विद एफर्ट, यानी कि बालक यहाँ पे उसे प्रयास से बेहतर किया जा सकता है। अच्छी बात है। महारत उन्मुख विद्यार्थी होते हैं, महारत उन्मुख अपने सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, सीखने उन्मुख लक्ष्य तय करते हैं। नहीं, बेस्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि लर्नेड हेल्पलेसनेस के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, जो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यानी कि जो बालक ने सीखा अब वो आगे जा कर के उस ज्ञान से लाभ उठा पाए, उसको नई जगह अप्लाई कर पाए। ठीक है, यह इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर उसको कैसे मिले हैं, क्या इस चीज़ पर निर्भर करता है? या शिक्षक याद करने के कितने अवसर उसको दे रहा है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उसे किस तरह की सज़ा दी जाती है? या फिर देखिए, पनिशमेंट की तो इसमें कोई बात ही नहीं होगी, है ना। काम को पूरा करने के लिए उसे किस प्रकार के भौतिकवादी पुरस्कार दिए जाते हैं? अब बताइए, देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि बच्चा क्या सीखता है ना, कितना सीखता है, और अलग अलग परिस्थितियों में उस लर्निंग से वो कैसे उपयोग करता है, यानी कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर पर, कि उसको किस तरीके के अवसर मिले हैं सीखने के, है ना भाई। बच्चा यहाँ पे बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखेगा। चीज़ों को ऑब्जर्व का मतलब किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख करके, उसकी बारीकियों को समझ करके बच्चा सीख रहा है ना। तो ये डिपेंड करता है कि बालक को सीखने के कैसे अवसर मिले हैं। ठीक है, बच्चा चीज़ों को देख करके सीख रहा है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहा है, अपने एटमॉस्फेयर में एक्टिव लर्नर बन के सीख रहा है, खेल खेल में सीख रहा है, अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करके सीख रहा है। तो इन सब माध्यम से जो लर्निंग है बहुत अच्छे से होती है। इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि बालक चीज़ों वस्तुओं को कैसे ऑब्जर्व करता है, लोगों के साथ कैसे अंतःक्रिया के अवसर मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाइए। अपनी सोच के बारे में सोच पाना कहलाता है और एक डैश कौशल है, जो अपनी सोच के बारे में सोचता है, जहाँ बालक अपने ऊपर नज़र डालता है, अपनी योग्यता क्षमता को पहचानता है, अपनी कमजोरी को पहचानता है ना, कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं कैसे सीख रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है ना, कौन सा सब्जेक्ट पर मेरी पकड़ अच्छी है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करना अधिसंज्ञान मेटाकॉग्निशन कहलाता है। और यह एक हायर ऑर्डर
एबिलिटी है, उच्च स्तरीय कौशल है। कैसा है? यह एक उच्च स्तरीय कौशल है क्योंकि इसमें बालक एनालिसिस करता है, इवैल्यूएशन करता है, अपनी सोच को समझता है, अपनी लर्निंग को कंट्रोल करता है। ये सारी मेंटल प्रोसेस इसमें इंक्लूड होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है एक टीचर रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, जहां बच्चा एक्टिव होकर के सीखता है, एक्सप्लोर करके सीखता है, चीज़ों को प्रयोग करके सीखता है, ग्रुप में सीखता है, उसमें लर्निंग को कैसे आसान कर सकती है। वेधन और अभ्यास, ये जो ड्रिल बेस्ड प्रैक्टिस है, ये रट्टाफिकेशन पर आधारित है। कंस्ट्रक्टिविस्ट इसकी बात नहीं करता, उन्हें सजा दे करके नहीं, पनिशमेंट हम किसी तरीके से बच्चों को नहीं देंगे। या फिर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प और संवादात्मक बनाकर, बात तो ठीक लग रही है। पाठ्यपुस्तक के सवालों के उत्तर निर्देशित करके नहीं, देखिए आप पाठ्यपुस्तक के जो उत्तर हैं वो डायरेक्ट नहीं बताएंगे, ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया है ना। चाइल्ड सेंटर्ड की बात करिए, जहां बच्चों को खुद आंसर फाइंड करने दीजिए, ये भी गलत बात है। बेस्ट एक ही बचता है ऑप्शन सी, कि जो रचनावादी कक्षा है उसमें लर्निंग प्रोसेस को आप दिलचस्प बनाइए। ठीक है, कैसा हो? इंटरेस्टिंग हो, बच्चे को सीखने में मजा आ रहा हो, है ना, और संवादात्मक, बच्चा आपस में इंटरेक्ट करके सीखे, वार्तालाप करके सीखे, डिस्कशन कर पाए, डिबेट्स कर पाए, एक दूसरे का सहयोग करे, कोई भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, है ना, और प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम करें। बच्चा यहाँ पे खुद ज्ञान का निर्माण करता है। ओके, तो बच्चे को ये सारे मौके आपको देने चाहिए। ऑप्शन सी राइट हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि माध्यमिक स्कूल कक्षा में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण और विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है। देखिए, टीचर की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण और विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना नहीं है। ये हमारा टीचर सेंटर्ड सोच हो जाएगी। टीचर सिर्फ ज्ञान का ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, लर्निंग को आसान बनाते हैं, बच्चों के लिए इंटरेस्टेड बनाते हैं, है ना। और गलत उत्तर को सही करवाती है, ये भी गलत है। आप सिर्फ खुद सुधारते, यानी कि आप बच्चे को सुधारने का मौका दो, या अगर जैसे बालक आंसर को गलत कर रहा है तो पहले आपको ये देखना है कि बालक क्यों गलत कर रहा है। क्या वो टॉपिक को समझा नहीं, या उसका अपना कोई अनुभव है, आखिर गलती कहाँ है, क्यों है, कैसे है, ये इस बात पर आप पहले इसको ध्यान से समझो। डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे, गलत बात है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत, क्योंकि टीचर ज्ञान का ट्रांसफ़र नहीं करती, बल्कि वो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, बच्चों को एक्सप्लोर करके, डिस्कशन के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करके, है ना, इसके द्वारा सीखने को आसान बनाती है। ओके, ये गलत हो गया। सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया की, बस आप जो फैक्ट है उनको आपने रट लिया, बात खत्म। और वेधन और बार बार अभ्यास से आता है, नहीं नहीं, वेधन और बार बार अभ्यास ये तो रट्टाफिकेशन की बात करेगा, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं। आगे बढ़ जाइए, 28 नंबर क्वेश्चन लीजिए, कहता है कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित करती है, यानी कि कौन सी स्ट्रेटजी है जिसमें मीनिंगफुल लर्निंग होगी। सहपाठी को समझाना, वेरी गुड, अगर आप समझ गए हैं और अब आप अपने किसी साथी को समझा रहे हैं, इससे आपकी लर्निंग बहुत डीप हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। आप लोग भी जो चीज़ आपको लग रहा हो कि यार मैं बार बार भूल जाता हूं, तो मैं गारंटी से कहता हूं एक बार उसको समझ करके किसी दूसरे को समझा देना, फिर नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज़ है आप उसे बार बार भूल जाते हो, तो अपने आप पढ़ के अपने किसी साथी को एक बार समझा देना, देखना फिर नहीं भूलोगे। संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, कॉन्सेप्ट मैपिंग, मैंने आपको पहले इसकी खूब इमेज दिखाई है कॉन्सेप्ट मैपिंग की, है ना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया कि 2 से 7 साल की जो उम्र होती है बच्चे की, है ना, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। इसमें बच्चे के अंदर जीववाद का गुण होता है, बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट होता है, बच्चे के अंदर बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता। इस तरीके से अब हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पे लिखा कि जीववाद में हम इसमें लिखेंगे कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मान लेता है। सिंबॉलिक थॉट में लिखेंगे इसमें जैसे मोबाइल फ़ोन को गाड़ी समझकर चला रहा है ना, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है जब बालक कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लेता है, जो भी पॉइंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन बना लेता है, तो फिर लर्निंग बेहतर हो जाती है। मानसिक चित्र और प्रवाह संचित्र बनाना, मानसिक चित्र मतलब आप जो भी कुछ समझ रहे हैं उसका अपने दिमाग में क्या कर रहे हो, चित्र बना करके समझ रहे हो। कोई कहानी है तो उसको फिल्म की तरह उस कहानी को अपने अंदर दौड़ा करके समझ रहे हो, दैट इज वेरी गुड।
ठीक है। प्रवाह संचित्र बनाना, प्रवाह संचित्र बनाने का मतलब फ्लो चार्ट बना रहे हो, मतलब किसी प्रोसेस को एक सीक्वेंस में आप दिखा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलता है इसमें बालक फ्लो चार्ट में स्टेप 1 है ना, स्टेप 2, स्टेप 3, ऐसे स्टेप में आप चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण गैर उदाहरण सोचना, ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ के उदाहरण ले रहे हो तब उसके नॉन एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ठीक है, वो भी आप समझ रहे हो। जैसे सजीव, हमने कई बार बताया आपको, सजीव के बारे में आपको उदाहरण दे दिया गया कि पशु पक्षी है ना, जो भी चीज़ें सांस लेती हैं, जो चीज़ें ग्रो करती हैं, जो चीज़ें चलती हैं, सजीव हैं। अब चलती तो कार भी है, अब आप समझा रहे हो कि कार भी चलती है लेकिन ये मानव निर्मित है, ये निर्जीव है। इस तरीके से आपने नॉन एग्जाम्पल भी दे दिया, दैट इज़ वेरी गुड। खुद से सवाल करना, ये भी अच्छी चीज़। खुद से सवाल करना मतलब मेटाकॉग्निशन, जहाँ बालक खुद से सवाल करता है, खुद की निगरानी करता है, अपने अंदर झांक के देखता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इन सब चीज़ों से बच्चे की लर्निंग जो है लर्निंग मीनिंगफुल हो जाएगी और इसलिए सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हो जाते हैं। नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए काम करती है ताकि वो खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए, ठीक है। ध्यान किस पर है? दिखाने पर। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर रही है? क्या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है या उसका ध्यान सिर्फ सीखने पे है या सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल करने पर है या सिर्फ परफॉर्मेंस पर यानी कि सीखने पर है? शो करना चाहती है तो उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्य पे है कि बस वो रश्मि से ज़्यादा नंबर ले आए, है ना, और उसको दिखा पाए, यानी कि प्रदर्शन करना चाहती है वो। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आज का लास्ट क्वेश्चन है, और यदि सीटेट में आपके पास एसएसटी है, आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आपके लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। वहीं से आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा। उसके लिए आप में 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, आपको नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको कुछ फीस पे करनी होगी एंड कंप्लीट नोट्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन लीजिए। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा? कौन सी चीज़ है जो लर्निंग को अच्छे से प्रभाव नहीं डालेगी? कक्षा में की जाने वाली गतिविधियाँ, इनका हमारी लर्निंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ क्लास में करवाई जा रही हैं। पाठचर्या और पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु, देखिए जो भी कंटेंट दिया गया है किताबों में उसका भी प्रभाव हमारी लर्निंग पर पड़ेगा। सहकर्मी समूह के साथ अंतःक्रिया, बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बातचीत करते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, इसका भी हमारी लर्निंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से, देखिए दूसरे हमारे दोस्त क्या नंबर ला रहे हैं उनका हमारे सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी चीज़ों का पड़ेगा। ये जो है दोस्तों द्वारा अंक प्राप्त कर रहे हैं, इसका सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।